हेलो नमस्कार जय माँ सरस्वती। आई वेलकम यू ऑल टू द स्टेट ऑफ नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा संगम नगरी से आपका आपके चैनल स्टेट ऑफ नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से ये वादा है, हमारी ख्वाहिशें थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है। अगर आप चैनल पे अब तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे जो कि यूपीपीसीएस आर ओ साथ ही बीपीएससी और टीचर वैकेंसीज के लिए, साथ ही यूपीएसआई यूपीपी आरपीएफ रेलवे और एसएससी सहित जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ भी पॉलिटी का क्वेश्चंस आएगा वहाँ पे आप इसको पढ़ के कर सकते हैं। तो ऐसे ही पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, तमाम जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट है उनको हम प्रोवाइड करेंगे। ये विभिन्न बुक से लिया गया है और PYQ से लिया गया है कंटेंट। ये टू द पॉइंट लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें कोई भी फालतू बात नहीं होगा, सिर्फ उतना बात होगा जो एग्ज़ाम्स के लिए इनफ होगा, सफिशियंट होगा, इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। आप इसको करने के बाद वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। हम इसका MCQ भी लाए हैं जो कि PCS RO में, यहाँ तक कि UPSC में पूछा गया है। आप देखिएगा कितने आसानी से कर लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए टॉपिक पे चलते हैं। भारतीय संविधान हम सब जानते हैं कि संविधान में भाग है, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ हैं। तो उनको बनाने के लिए, यानी संविधान निर्माण के लिए सबसे पहला पहल क्या हुआ हम जानते हैं। हम जानते हैं 1773 से अंग्रेज पूर्ण रूप से शासन में आए। उसके पहले प्लासी का बक्सर का युद्ध हुआ। तो 1757 1764 के बाद अंग्रेज भारत पे सर्वसर्वा राज करने लगे जीत के बाद। तो जानिए भारत का संवैधानिक विकास देखिए कैसे हुआ। भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ 2 चरणों में हुआ। पहला क्या होता है, आप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आता है जो कि चलता है 1773 से 1758 के बीच में। दूसरा आता है क्राउन का शासन, यानी ताज का शासन 1858 से 1947 के बीच में। आप उतना पढ़िए जो एग्जाम से पूछा है, PhD नहीं करना है। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, विभिन्न एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, हमारे देश पे शासन किया। तो उनमें पहला शुरुआत होता है रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट से मैंने इंग्लिश में लिखा है आसानी के लिए, जिससे जल्दी समझ में आए। तो इसी एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ जो कि 1774 में हुआ। पूछा जाता है कि 1774 सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुआ। लेकिन हुआ कब, 1774 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके, एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे थे। और अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स थे, हाइट थे, लेमेस्टर थे। कहीं कहीं लीमेस्टर लिखा रहता है तो घबराइएगा मत। और इसी एक्ट के माध्यम से जो आपके बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। और इसी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। उन 4 सदस्यीय कार्यकारिणी में फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल शामिल थे। तो पूछा जाता है कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन कौन से एक्ट में किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और पूछ लेता है निम्नलिखित में से 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद में कौन शामिल नहीं है, तो चारों आप देख सकते हैं, फ्रांसिस है, क्लेवरिंग है, मानसन है और बारवेल है। तो फिर क्या होता है, अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बना लिए। उसके बाद क्या होता है, उनको लगता है कंपनी वालों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसमें कुछ कमियां हैं, क्यों ना उन कमियों को दूर किया जाए और अपने सुविधा के लिए इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए, मॉडिफाई किया जाए। तो जो फिर क्या होता है आपका 1781 के बाद, 73 के बाद 1781 का एक्ट लाते हैं। 1781 का एक्ट लाते हैं। ये क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों यानी कमियों को समाप्त करता है और बंगाल के गवर्नर को बिहार, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दे देता है। ये होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, साथ ही साथ ये क्या अपने लिए क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे एक रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट पे रोक लगाते हैं कि वो कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई किसके ऊपर फिर किया जाएगा, हमारे देश के जो जनता है उसके ऊपर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई उनके अधीन, जो जनता कार्यरत है उनके अधीन उस पर किया जाएगा, लेकिन कर्मचारी जो उनके अंदर कार्यरत हैं उन पर नहीं किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत 2 समितियों का गठन किया गया, प्रवर समिति और गुप्त समिति। तो आपका जो प्रवर समिति है इसकी अध्यक्षता किसने की, एडमंड बर्ग ने की। और प्रवर समिति के माध्यम से भारत में न्याय व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च परिषद के संबंधों की जांच करने का कार्य किया गया।
और जो आपकी गुप्त समिति है, गुप्त समिति बात से ही गुप्त लग रहा है, यानी सेक्रेट लग रहा है, तो गुप्त समिति का कार्य गुप्त रखा गया। अब फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो यह किसके द्वारा लाया जाता है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट द्वारा लाया जाता है। और इस एक्ट की एक खूबी है, इससे प्रश्न क्या बनता है कि राजनीतिक व्यापारिक मामलों को पृथक्करण किया गया। राजनीतिक व्यापारिक मामलों का पृथक्करण किया गया, यानी जो राजनीतिक मामले थे और व्यापारिक मामले थे उनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया। अभी तक क्या था, 1773 और 81 में राजनीतिक व्यापारिक मामले दोनों का पृथक्करण नहीं हुआ था। तो 1784 में क्या किया गया? पृथक्करण कर दिया गया। और एक ऐसा विवाद था, इसी के कारण लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिली जुली यानी गठबंधन वाली सरकार थी, उसको त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भी भारतीय मामले में सरकार गिर गई, वहाँ की ब्रिटेन की सरकार गिर गई। तो मैंने बताया कि राजनीतिक व्यापारिक मामलों का पृथक्करण कर दिया गया। तो राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। हिंदी मत याद करिए, इंग्लिश याद करेंगे, जल्दी याद हो जाएगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया राजनीतिक कार्य के लिए, और व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिया गया। डायरेक्टर में निर्देश देना, व्यापारी को निर्देश दिया जाता है। तो डायरेक्टर यानी व्यापारिक और कंट्रोल यानी राजनीतिक कार्य। तो कंट्रोल हमेशा राजनेताओं का होता है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक, और व्यापारियों को निर्देश दिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है 1786 का अधिनियम, यानी 1786 का एक्ट आता है। तो उस समय क्या था, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, लॉर्ड कॉर्नवालिस था, और उसी ने स्थायी बंदोबस्त लाया था। पेपर पूछा था स्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। और इसके 1786 में क्या किया गया? मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी गवर्नर जनरल के पास दे दी गई। मुख्य सेनापति की शक्तियाँ किसके पास दे दी गई? गवर्नर जनरल के पास दे दी गई। और यानी जो मुख्य सेनापति था वही गवर्नर जनरल था। तो पूछ लिया जा सकता है कि मुख्य सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस टाइम। फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट आता है। अब क्या होता है? चार्टर एक्ट आता है 1793 का। तो इसके द्वारा क्या होता है? सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई थी। उस टाइम कोई खास नहीं था, बस इसमें एक चीज़ हुआ था कि भारतीय जो कंपनी के अधिकार थे उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या किया गया था? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और कर्मचारियों के जो वेतन आते थे वो भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई, यानी भारत से जो टैक्स वगैरह लिया जाएगा उसी में से दिया जाएगा। उसके बाद आपका आता है 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर एक्ट एग्जाम के दृष्टि से, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। उसके बाद क्या होता है कि भारतीयों के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यह व्यापार चीन के साथ और भारत में चाय के व्यापार पर नहीं समाप्त हुआ। यानी चीन और तथा चाय के साथ एकाधिकार चलता रहा, बाकी व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पेपर में पूछा जाता है कि कौन से एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन पूछा जाता है चीन और तथा चाय पे नहीं समाप्त किया गया, तो भी 1813 के द्वारा। और इसी 1813 के द्वारा क्या किया गया? ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति गई। 1813 एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा जो ईसाई मिशनरी थे उनको भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति गई। साथ ही साथ इस एक्ट में क्या है कि भारत में आकर बसने तथा व्यापार के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जो हम रेड पॉइंट किए हैं, मेंशन किए हैं, उनको आप देख लीजिएगा, वही आपका पॉइंट टू द लेक्चर है। तो ये आपका हो गया क्या? 1 लाख प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पे खर्च किया जाने का प्रावधान किया गया, और भारतीय व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन और तथा चाय के साथ व्यापार चलता रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी। ये 1813 का चार्टर एक्ट है। उसके बाद क्या आता है? 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का चार्टर एक्ट से क्या होता है? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अभी 1813 में क्या था कि चाय और चीन वाला व्यापार चलता था, लेकिन 1813 में चलता था और 1833 में समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। केवल राजनीतिक कार्य ही चले, राजनीतिक कार्य करने थे कंपनी को। और इसी एक्ट के माध्यम से यानी गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य सम्मिलित किया गया। यानी एक कानूनी सदस्य को भी शामिल कर लिए गए और वो चौथा सदस्य हो गया। और लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य था। जो चौथा सदस्य था विधि सदस्य, वो कौन था? लॉर्ड मैकाले था। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में
4 सदस्यीय प्रथम विधि आयोग का स्थापना हुआ। तो पूछ लेता प्रथम विधि आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 1834 में। अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले था, और वही विधि सदस्य भी था। और इसी एक्ट के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, दास प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया गया। उसके बाद आता है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने लगा, और बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या थी उस समय, उसको 24 से 18 कर दिया गया। 24 से 18। इसमें जो 6 थे वो क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने लगे। और शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड कमेटी का गठन किया गया इसी एक्ट में। 1854 में चार्ल्स वुड कमेटी का, डायरेक्ट पूछा जाता है चार्ल्स वुड कमेटी का गठन कब किया गया, 1854 में। तो 1853 तक का हमने पढ़ लिया, 1773 से 1853 तक का हमने एक्ट पढ़ लिया। और कुछ चीज़ें इसमें हैं, थोड़ा पूछा जाता है पेपर में इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स की दृष्टि से, कि अभी रिवीजन भी हम करा देंगे आपका, कम टाइम में टू द पॉइंट लेक्चर है, ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो 1726 के लेख द्वारा कलकत्ता बम्बई, 1726 के लेख के द्वारा कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को वित्त बनाने की शक्ति सौंपी गई थी। ये जो एक 1726 में एक लेख था, उसी के द्वारा ये जो वित्त बनाने का शक्ति सौंपा गया, जो एक्ट्स आए उस 1726 के लेख के अनुसार सौंपा गया। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। इस 1773 में क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्थापना किया गया, सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 जज होते थे। मुख्य जज थे एलिजा इम्पे, और 3 अन्य जज थे लिमेस्टर, चैम्बर्स, हाइड। उसके बाद आपका आता है 1781, जिससे 1781 का एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया इसमें। उसके बाद आपका आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें राजनीतिक और व्यापारिक मामलों का पृथक्करण किया गया है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपका था वो व्यापारिक मामलों के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था, राजनीतिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए। उसके बाद आपका आता है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी के व्यापारिक मामलों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद आपका आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और पुनः कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। पुनः क्या किया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया चाय और चीनी के मामलों में। यानी चाय और चीनी के मामलों में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त हो गया, और बाकी अधिकार समाप्त हो गए। और क्या होता है कि इसी एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में क्या होता है, भारत में शिक्षा व्यवस्था या धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी जाती है। और इसी एक्ट के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। और उसके बाद आपका आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट में क्या किया गया था, कंपनी के पूर्ण रूप से व्यापारिक मामलों को खत्म कर दिया गया, और भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और आपका पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, और इसी में मैकाले विधि का सदस्य बना, और एक विधि आयोग का स्थापना किया गया 1834 में। उसके बाद आपका आता है 1853 का चार्टर। इसमें सिविल सेवकों के लिए खुली भर्ती का आयोजन किया जाने लगा। तो ये आपके कुछ रिविजन्स हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो पेपर में आए हैं, विभिन्न राज्यों के पीसीएस में आए हुए हैं पेपर में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो अभी हमने हाल ही में पढ़ा है कि क्या पढ़ा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कोर्ट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमने पढ़ा है अभी कि ये तो सही है, 1773 के द्वारा किया गया, लेकिन जो लेमेस्टर थे वो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। यानी विकल्प 1 बस सही है, 2 नहीं सही है। तो इसमें क्या दिया है, कोर्ट केवल 1, 2, 1, 2 दोनों। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, केवल 1। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कहा गया है। अब कहा है नियंत्रण परिषद की स्थापना
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब पूछा है कि एक्ट से मिलान करिए। तो अभी हमने पढ़ा है नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट से हुई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अब आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से हुई। किससे हुई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की हुई। और नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमने पढ़ा 1784 के एक्ट के द्वारा। अब इंग्लिश मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई, कार्य करने की अनुमति दी गई 1833 में, तो सॉरी 13 में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति 1833 में। कब? 1833 में। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन यूपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आप इसको भी कर लेंगे क्योंकि आपने टू द पॉइंट लेक्चर देखा है। निम्नलिखित में से किसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 1823 प्राच्यविद एवं आंग्लविद। तो क्या कहा है? नीचे दिए गए पूर्व का प्रयोग केवल 1 2 2 1 2 3 1 और 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 2 3, तीनों के माध्यम से नींव पड़ी। अभी हमने पढ़ा है कि भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 का चार्टर। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या आता है? 1823 का जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस आता है। तो जो इसको हमने टू द पॉइंट में नहीं पढ़ा लेकिन हम बता दे रहे हैं। इसकी मुख्य जिम्मेदारी क्या थी? जो 1 लाख रुपए के अनुदान की किया गया था उसकी एक समिति 10 यूरोपीय सदस्य मतलब 10 यूरोपीय सदस्यों की समिति थी जो कि शिक्षा पे ही थी। उसके बाद प्राच्यविद आंग्लविद विवाद। जो प्राच्यविद और आंग्लविद जो विवाद था, यानी ये जो विवाद भी है इसको हम एक डिटेल में बताएंगे विवाद के बारे में कि प्राच्यविद आंग्लविद क्या है। जो आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे वो नेता ट्रेवेलियन थे। कौन थे? नेता ट्रेवेलियन थे। और जबकि एच.टी. प्रिंसेप, ये जो आपके एच.टी. प्रिंसेप थे वो प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। इन दोनों का भी शिक्षा संबंधित है। तो विकल्प क्या हो गया? 1 2 3, तीनों सही हो गया। ये देखिए प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? अभी हमने बताया कि ऐसा कौन सा एक्ट है जिसके द्वारा समस्त व्यापारिक मामलों का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया चाय और चीनी को छोड़ करके? तो 1813 और 1833 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया चाय और चीनी के व्यापार को। चलिए 6 नंबर देखते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? अब पूछ लेगा एकाधिकार को समाप्त कर दिया तो 1813 को, क्योंकि 33 तो है नहीं। 33 में संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1813 में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये घटना चक्र से आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीपीसीएस और जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। टू द पॉइंट लेक्चर हमने 1773 से 1853 तक को कंप्लीट किया है। आप इसको देख लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। इसी के साथ हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो में 1858 से लाएंगे 1947 तक। धीरे धीरे पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हम यूपीपीसीएस के लिए प्री है तो आर के लिए और जितने भी एग्जाम्स हैं ऐसे सब्जेक्ट वाइज मास्टर वीडियो टू द पॉइंट लेक्चर वीडियो लाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कीजिए और चैनल बने रहने के लिए